हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू रिफ्रैक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन के कुछ बेसिक्स पढ़े थे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ना दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट में कुछ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। क्या प्रिंसिपल है? बहुत इजी चीज, आइए देखते हैं। सेम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक इंटरफेस है। दिस इज माई मीडियम 1, सपोज दिस इज रेयरर मीडियम, this is medium 2, that is denser medium. We have normal air, नॉर्मल है। तो हमने जब इंसिडेंट लाइट आती है किसी एंगल पे, अब आप बताइए, जब हमारी इंसिडेंट लाइट आई किसी एंगल पे, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो कैसे होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन कैसे जाएगी? रेयरर टू डेंसर, यस, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये टुवर्ड्स द नॉर्मल गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। सपोज मैंने यहां पर एक मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर लगा दिया, ठीक है, यहां मिरर लगा दिया तो क्या होगा? यहां से लाइट टकराएगी और वापस जाएगी। जब यहां से लाइट टकराई और यहां वापस गई, ठीक, यहां से पहले तो क्या था, ये यहां से लाइट आई, इधर से निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, यहां लाइट टकराई, यहां से वापस गई और ऐसे इधर से वापस चली जाएगी। मतलब रेयरर से डेंसर में आई, यहां मिरर पे टकराई और डेंसर से रेयरर में वापस चली। तो इसमें हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो देखते हैं क्या है। सपोज मेरे पास यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता है, μ21, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। ये किसके इक्वल हुआ? साइन ऑफ आई, साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल, इसके इक्वल होगा, ठीक है। जब लाइट कहां गई, यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में गई, ठीक है। और सेकंड क्या है, व्हेन लाइट goes from denser to rarer, जब मिरर पे रिफ्लेक्ट हुई और यहां से डेंसर से रेयरर जाएगी तो क्या होगा? स्नेल्स लॉ आप बताओ। यहां क्या आएगा? 2 से 1 में गई, 2 से 1 में गई तो ये क्या आएगा? ऐसे आएगा, यही आएगा ना। पहले इससे यहां मीडियम में जाती तो μ2 बाई μ1 लिखते थे, अब यहां से यहां जा रही है तो क्या लिखेंगे? μ1 बाई μ2 लिखेंगे, ठीक है। μ21 किसके इक्वल होगा? μ1 बाई μ2 होगा ना। और यहाँ क्या होगा? पहले क्या होता है, जहां से लाइट आई इंसिडेंट लाइट, वही यहाँ का एंगल लिखना है। अब इंसिडेंट लाइट इसके लिए क्या है? ये है, तो यहाँ साइन आर आएगा बाय साइन आई। क्लियर? क्लियर है। यहां से यहाँ लाइट गई तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ21, यहां से यहाँ लाइट गई वापस तो μ12 इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई। जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हुई उसी का पहले एंगल लिखते हैं ऊपर, ठीक। लर्न करने का तरीका बता रहा हूं। अब सपोज मेरे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो μ21 मल्टीप्लाई बाय μ12 दैट इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर मल्टीप्लाई बाय साइन आर बाय साइन आई। ये हो गया। ये क्या है? कैंसल हो जाएगा तो कितना बचा? μ21 इंटू μ12 इक्वल टू 1। तो क्या होगा? μ21 इज 1 बाय μ12। दिस इज माय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या चीज है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। μ21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अभी मीडियम मैंने कुछ नहीं बोला, एयर कौन सा है, ग्लास कौन सा है, इसके बारे में हमने बात नहीं की, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है। जब रेयरर से डेंसर में लाइट गई तो μ12 और जब डेंसर से रेयरर में लाइट गई तो μ21, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं
आपके प्रैक्टिकल में भी है वो टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके प्रैक्टिकल में भी आता है। आपने 10th क्लास में भी मैं भी करा हो, ऐसा कुछ देखा था 10th क्लास में? व्हाट इज दिस? ऐसा, दिस इज ग्लास स्लैब, ग्लास की एक स्लैब है। ये देखो, इसके अंदर एयर नहीं है, इसके अंदर क्या है? ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास का मटेरियल। तो इसके बारे में आज हमने पढ़ना है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड लेटरल शिफ्ट। आखिरी में एक डेफिनेशन बताऊंगा, दैट इज लेटरल शिफ्ट। तो हमने ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन मतलब कैसे? ये मेरे पास ग्लास स्लैब है, ये क्या है? ग्लास है, और ऊपर क्या? एयर है। अगर कोई लाइट यहां से जाएगी तो इसके अंदर कैसे बेंड करेगी? एयर से ग्लास में टुवर्ड्स द नॉर्मल ना, और फिर ग्लास से बाहर यहां से एयर से आएगी तो कैसे बेंड करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से एयर है, ग्लास ज्यादा डेंसर है। मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का ऑलमोस्ट होता है 1.003, ठीक है। ग्लास का होता है 1.55, वाटर का होता है 1.33, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। 1 से 2 के 2.5 के बीच में सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। जनरली जो आपसे पूछा जाता है, आपसे डायरेक्टली कभी वैसे पूछेंगे भी नहीं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको रेयर और डेंसर का पता लगेगा ना इससे, ठीक। तो आज हम ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ते हैं। ग्लास स्लैब में पढ़ने के लिए मैं यहाँ बनाता हूँ, ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मेरे हाथ में है, इसको मैंने यहाँ बना लिया, ठीक है। 2D में ये 3D है, यहाँ पर प्लेन पे मैं 2D बना सकता हूँ, ये पोर्शन मैंने यहाँ बना लिया। क्लियर? समझ आ गया? इन 4 कॉर्नर्स को मैं ABCD मार्क कर दिया। क्लियर है? रख देता हूँ इसको, इसके आगे समझाता हूँ। ये ग्लास स्लैब है, ग्लास की स्लैब, इसके अंदर ये जो मटेरियल है ये ग्लास का मटेरियल है। ग्लास का मटेरियल है तो दैट मीन्स ये क्या हुआ? डेंसर। किसके रिस्पेक्ट में? जो बाहर है। तो बाहर क्या है? एयर, और अंदर क्या है? ग्लास है, ठीक है। बाहर यहाँ क्या है? एयर, और अंदर ग्लास। ये पढ़ना है हमने ग्लास स्लैब में, ठीक है। अब यहां से मैंने नॉर्मल बनाई, पहले इस सरफेस की बात कर रहा हूं, इस सरफेस की बात कर रहा हूं। रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस या इंटरफेस, आप कुछ भी लिखते हो। AB पे रिफ्रैक्शन कैसे होगा बताओ आप? बहुत इजी। सपोज यहां से कोई इंसिडेंट लाइट आई, ठीक है, यहां से स्ट्रेट अगर आप स्केल से बनाना कॉपी में, इंसिडेंट लाइट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस से एयर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर, कैसे आएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करके यहां तक आई, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको, क्योंकि मैंने यहां पर भी इंटरफेस देखना है, तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं मैं I1, ठीक है। यहां इसको ले लेता हूं मैं R1, मैंने ले लिया I1 और R1, ठीक। ये तो हुआ रिफ्लेक्शन। तो इंटरफेस पे जो ये रिफ्रैक्शन हुआ उस पे हम क्या लिखेंगे? I1 और R1 है, तो उसमें स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा? यहाँ स्नेल्स लॉ म्यू ऑफ, अब देखो ग्लास 2 1 सब खत्म, एयर और ग्लास है ना, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको बुक्स में। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? साइन I1 डिवाइड बाय साइन R1। इजी, इतना समझ आ गया। अब सपोज ये यहां पर इंटरफेस पे टकराई तो मेरे को यहाँ नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ये नॉर्मल सपोज मैं n डैश से नॉर्मल बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर लाइट आई, ये डेंसर है, और यहां पर फिर क्या आ गया मेरे पास? एयर आ गया। एयर मतलब रेयरर मीडियम है, तो जब डेंसर से रेयरर लाइट गई, एरो बनाना मत भूलना, एरो जरूर बनाना। जब डेंसर से रेयरर में लाइट गई तो कैसे जाएगी? यस, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट जाएगी, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर ये रिफ्रैक्शन ना होता है, अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ये लाइट ये कैसे जाती? ये जो लाइट यहां आ रही थी ये कैसे जाती? ऐसे जाती ना। रिफ्रैक्शन हुआ है तो लाइट कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक।
ना होता तो ऐसे सीधी चली जाती डॉटेड लाइन, यहाँ से डेंसर से रेयरर अवे, पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल आई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल आई। ठीक, अब जो इसमें मैं एंगल यहाँ लिख रहा हूँ, सपोज ये एंगल है I2, मतलब सेकंड वाले फेस के लिए इंसिडेंट एंगल है I2 और ये एंगल है R2। ठीक, जानी ऐसे थी सीधी, रिफ्रैक्शन हुआ और अब ये लाइट ऐसे जा रही है, यहां पर एरो बना देंगे। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा AB पे, ऑन इंटरफेस CD, जो CD इंटरफेस है इस पे कैसे होगा, म्यू ऑफ, अब दिस अपॉन दिस आएगा, ग्लास से एयर में जा रही है। ठीक है, सॉरी एयर, हाँ ग्लास से एयर में जा रही है ना, तो म्यू एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यही करते थे हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, म्यू एयर अपॉन म्यू ग्लास, पता है आपको सबको, दैट इज साइन क्या है इंसिडेंट एंगल I2 अपॉन साइन R2। इतनी चीज समझ आई। ठीक है, ये क्या है, ग्लास से एयर में जा रही है तो एयर अपॉन ग्लास, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना है, साइन I2 बाय साइन R2। इतनी चीज समझ आ गई। ये ग्लास लैब में ऐसे रिफ्रैक्शन होता है, आपका प्रैक्टिकल भी है ये, प्रैक्टिकल में यहाँ 2 पिन्स लगाते हैं। ठीक है, 2 ऑल पिन्स लगाते हैं, ऑल पिन लगा के इसमें यहाँ ऑल पिन लगाई, इसको व्हाइट बोर्ड पे रखते हैं यूं हॉरिजॉन्टल, यहाँ से ऑल पिन लगा के यहाँ से देखते हैं वो जहां पर पिन्स आई वो पिन यहीं पर आ रही होंगी, वहां लगा देते हैं पिन्स और फिर यहाँ लाइन मार्क कर देते हैं। ठीक है, ऐसे होता है रिफ्रैक्शन ग्लास लैब में। इतना समझ आया। इसके बाद वी नो, हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ने हमारे को बताया क्या, कि म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1 बाय म्यू एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। पता है ना, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा, 1 बाय एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। या मैं अगर इसकी जगह लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिख सकता हूँ। क्यों, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, दिस इज 1 बाय म्यू जी ए। ठीक, सेम ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, अगर मल्टीप्लाई 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, इधर यही अगर लिखता हूं म्यू जी ए इंटू 1 बाय म्यू ए जी, यही है ना, 1 बाय म्यू ए जी इंटू जी ए इक्वल टू साइन I1 बाय साइन R1 मल्टीप्लाई बाय साइन I2 डिवाइड बाय साइन R2। क्लियर, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन और इक्वेशन को बेसिकली मल्टीप्लाई कर दिया। यहां बस मैंने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाया, इसकी जगह ये लिख दिया। क्यों, आपको रीजन भी समझ आएगा। ये क्या कैंसिल हो गया मेरे पास, ठीक, ये कैंसिल हो गया। तो देखते हैं कहाँ, यहां कर दूं, इसके बाद यहाँ या ऊपर रब करता हूं, इसको यहां मैं रब कर देता हूं। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, 1 इक्वल टू, ये 1 आ गया, 1 इक्वल टू साइन I1 बाय साइन R1 मल्टीप्लाई बाय साइन I2 डिवाइड बाय साइन R2। अब AB और CD पैरेलल हैं, AB और CD पैरेलल हैं। आप में से कुछ ने सोच भी लिया होगा कि सर ये एंगल अलग अलग क्यों लिए, तो सेम होंगे, ये दोनों पैरेलल हैं, ये लाइन जा रही है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है ना, एज AB एंड CD आर पैरेलल, सो I1 इक्वल टू, सॉरी R1 इक्वल टू I2। ये जो R1 है और ये I2 इक्वल होंगे। मैं स्टार्टिंग में जर्नल फॉर्मूला के लिए अलग लेके चल रहा था, I1 इक्वल टू R2 होंगे, देयरफॉर साइन R1 इक्वल टू साइन I2, साइन R1 साइन I2 इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, साइन I1 बाय साइन, सपोज मैंने यहाँ R1 ही लिख देता हूँ, ये तो R1 ही है, यहाँ I2 की जगह R1 लिख देता हूँ और साइन R2। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दिस इज साइन R1 बाय साइन R1 कैंसल्स आउट, साइन R1 और साइन R1 कैंसिल हो जाएगा, साइन R1 और साइन R1 मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद 1 इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R2, यही बचा मेरे पास। दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, साइन I1 इक्वल टू साइन R2,
और therefore I1 equal to R2। दैट मीन्स I1 और R2 एंगल भी क्या है, सेम है, और सेम ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि दोबारा से एयर आ गई, कोई और मीडियम तो नहीं है ना हमारे पास। यहाँ दोबारा से क्या आ गई, एयर आ गई ना हमारे पास। I1 R2 ये दोनों एंगल सेम थे, तो हमने निकाला ये एंगल सेम है, I1 इक्वल टू R2। अब I1 और R2 एंगल सेम है, ये जो I1 है और ये R2 एंगल सेम है, दैट मीन्स दिस एंड दिस दे आर पैरेलल ऑब्वियसली। और हमें यहां से दिख भी रहा है, जानी तो स्ट्रेट चाहिए थी, ठीक है ना, ऐसे जानी चाहिए थी, रिफ्रैक्ट हो गए और बाहर फिर ऐसे निकली। दैट मीन्स दिस इंसिडेंट लाइट एंड दिस रिफ्रैक्टेड लाइट इन द एयर मीडियम, दीज आर ऑल बोथ पैरेलल। ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। अगर मैं इसको यहां पर मार्किंग करूं पी क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस, ओके, और यहां पी क्या लिखूं, यहां जेड लिख दिया सपोज। सो पी जेड इज पैरेलल टू दिस आर एस। जो पी जेड है दैट इज पैरेलल टू आर एस, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, ठीक। तो ग्लास स्लैब में जो लाइन होती है इसके पैरेलल होती है। एक चीज बेटा और बता रहा हूं, ये इंसिडेंट लाइट जैसे मैं बोला, ये रिफ्रैक्टेड लाइट जनरली इसको क्या बोलते हैं, ये ग्लास से इमर्ज करी, बाहर निकली ना, इमर्ज करी, तो इसको हम आप कई बुक्स में देखेंगे इमर्जेंट लाइट भी बोलते हैं, इमर्जेंट लाइट, ठीक है। इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट, इमर्जेंट लाइट, ओके। एंड दिस इमर्जेंट लाइट इज पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट। ये दोनों लाइट क्या है, पैरेलल। तो अब ये पैरेलल है, इन दोनों के बीच में ये कुछ डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, कि अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ये सीधी निकलती है, रिफ्रैक्शन होने से ये यहां से आ रही है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ डिफरेंस आ गया, कुछ शिफ्ट आ गई, ठीक है ना। शिफ्ट आ गया किसमें, पाथ ऑफ रिफ्रैक्टिंग या इमर्जेंट लाइट और इंसिडेंट लाइट में। इस शिफ्ट को मैं क्या बोलता हूं, लेटरल शिफ्ट। इस शिफ्ट को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, ठीक है, यहां भी लिख देता हूं, दिस इज लेटरल शिफ्ट। लेटरल, व्हाट इज लेटरल शिफ्ट? लेटरल शिफ्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इमर्जेंट लाइट और इंसिडेंट लाइट में। ये आपको बुक्स में मिलेगा रिफ्रैक्टेड लाइट और इंसिडेंट लाइट में है, तो रिफ्रैक्शन तो यहां भी हो रहा है, रिफ्रैक्टेड लाइट या इंसिडेंट लाइट में, या इमर्जेंट लाइट और इंसिडेंट लाइट में, कुछ भी लिख सकते हो। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। RS एंड RS और किसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, PZ में, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मैंने क्या बोला, लेटरल शिफ्ट। अब बेटा ये लेटरल शिफ्ट का जो एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, आपके सिलेबस में नहीं है। ये लेटरल शिफ्ट किस चीज पे डिपेंड करती है वो बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये लेटरल शिफ्ट डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ स्लैब पे। लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन, ये क्यों बता रहा हूं बेटा, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। लेटरल शिफ्ट डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ स्लैब, जितनी स्लैब की थिकनेस होगी, ये जितने स्लैब की थिकनेस होगी, इसको जनरली T से डिनोट करते हैं, ठीक है। जितनी स्लैब की थिकनेस होगी उतना ज्यादा होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है उतना ज्यादा लेटरल शिफ्ट बढ़ जाता है। जितना ये बढ़ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ फिर ये, उतना ही ये दूर चला जाएगा, लेटरल शिफ्ट बढ़ जाएगा ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, तो लेटरल शिफ्ट भी उतना इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे और डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। जो बेटा इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें बेसिकली ये तीनों चीज आती हैं, आपको वो नहीं करना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बस इतना ध्यान रखना है कि लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ स्लैब, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। अब ये तो हमने ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ा। अगर ऐसे ही एयर, ग्लास और इन दोनों के बीच में वाटर आ जाए, मतलब 3 मीडियम हो जाए हमारे पास, तो क्या होगा उसका देखते हैं। अब सपोज मेरे पास ये ग्लास स्लैब है और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, और लाइट यहाँ से फॉल करेगी ऑब्लिकली। सपोज ये लाइट ऑब्लिकली फॉल करी, तो यहाँ उसको पहले क्या दिखेगा, वाटर दिखेगा, एक डिफरेंट मीडियम, और वाटर से फिर ग्लास में आएगा, ग्लास से एयर में आएगा। तो यहाँ कितने मीडियम हो गए, 3 मीडियम हो गए ना। तो जब 2 से ज्यादा मीडियम है
तो क्या होगा, नया टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। मीडिया क्या है, प्लूरल है, मीडियम एक के लिए बोलते हैं, मीडिया प्लूरल। ठीक, तो मेरे पास क्या है, कॉम्बिनेशन है, दो या दो से ज्यादा। दो तो हमने पढ़ लिया, एयर वाटर, दो से ज्यादा होंगे, जैसे एयर से पहले वाटर में आया और वाटर से ग्लास में, समझ रहे हो ना। इसके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूं इस सरफेस पे, तो पहले एयर में लाइट है, फिर वो ग्लास को टच करेगी, उसमें ग्लास से पहले वाटर को टच करेगी, वाटर से फिर ग्लास में एंटर करेगी, और ग्लास से वापस यहाँ एयर में एंटर करेगी। तो जब मेरे पास यहाँ तीन मीडियम है तो क्या होगा, सिंपल है, देखते हैं। सबसे पहले एयर वाटर, एयर वाटर पे है, यहां से इंसिडेंट लाइट आई, यहां से इंसिडेंट लाइट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज आई है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, इसको सपोज R1, इंसिडेंट लाइट आई नॉर्मल R1, ठीक, यहां से फिर नॉर्मल डालेंगे। अब वाटर और ग्लास, ये तो हमें पता है, रेयरर है, ये डेंसर है वाटर, एयर से तो सारे डेंसर ही हैं, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर, याद रखना, एयर से तो डेंसर है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। अब वाटर और ग्लास में क्या है, वाटर और ग्लास में कौन सा रेयरर है, कौन सा डेंसर है। मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वाटर की कितनी है, अराउंड, ये मैंने इक्वल नहीं लिखा, ये मैंने अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखा है, तो इसको इस साइन से लिखते हैं, ठीक है। तो वाटर की वैल्यू कितनी है, 1.33, ग्लास की किसी बुक में आपको 1.55 मिलेगी, किसी में 1.52 मिलेगी, तो ग्लास की ज्यादा है, ग्लास डेंसर है, वाटर रेयरर है इसके हिसाब से, ठीक है। तो फिर रेयरर से डेंसर, यहाँ कुछ टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, तो यहाँ सपोज यहां से आई और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। अब ये R1 है तो ये भी R1 होगा, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया, ठीक, यहाँ बेंड करी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो कुछ एंगल कम होगा, सेम तो नहीं होगा, तो मैंने यहाँ R2 एंगल लिख लिया। अब यहाँ से फिर नॉर्मल डालेंगे। अब ग्लास और एयर में क्या है, ये डेंसर है, ये रेयर है, ये तो मुझे पता है, तो ये फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये तो R2 ही होगा, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये, और एयर में एंगल कितना होगा, जितना स्टार्टिंग में था, ठीक। यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, एरो बनाना है, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से पास हुई, फिर इधर लास्ट में ऐसे, दिस इज इमर्जेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रेज, दिस इज इंसिडेंट रे, समझ आ गया। तो एक से ज्यादा मीडियम हो तो भी हम इजीली मार्क कर सकते हैं, लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, पता क्या होना चाहिए कि कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा डेंसर है, इतनी चीज समझ आ गई आपको। वाटर और ग्लास में से वाटर रेयरर है, ग्लास डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। R1 एंगल सेम हमेशा, R2 एंगल सेम, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों सरफेस पैरेलल हैं, ठीक, और ये एंगल भी सेम हमने लास्ट वाली डेरिवेशन में निकाला, ठीक। अब इसमें अगर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज पता चलेगी हमारे को। स्नेल्स लॉ अगर इसमें लगाएं तो स्नेल्स लॉ क्या है, सबसे पहले लगाएं म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर एयर में लगाएंगे तो कितना आएगा, साइन I बाय साइन R1, साइन I बाय साइन R1, ठीक। सेकेंड म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसमें लगाएंगे तो साइन R1 बाय साइन R2, अब तो आप कर लो इजिली, साइन R1 बाय साइन R2। और म्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसमें लगाएंगे तो साइन R2 डिवाइड बाय साइन I, सॉरी साइन R2 डिवाइड बाय साइन I, समझ आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको 2, इसको 3, सिंपल याद रखना है बेटा। एक चीज दोबारा बता रहा हूं इस टॉपिक में, ये इसी में कंफ्यूजन होती है, तो हमने क्या लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इस मीडियम का डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इस मीडियम का, एयर का, ठीक है, यही होगा ना, इज इक्वल टू एंगल पहले ये वाला जहां से लाइट आई साइन I, और फिर एंगल जहां पर लाइट रिफ्रैक्ट हुई साइन R1। तो ऐसे ही सारे लिख देने, इसमें भी लिख देना, हर दो मीडियम में आपको पता लग गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तीनों इक्वेशंस को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, म्यू वाटर एयर मल्टीप्लाई बाय म्यू ग्लास वाटर मल्टीप्लाई बाय म्यू एयर ग्लास इक्वल टू साइन I बाय साइन R1 साइन R1 बाय साइन R2 मल्टीप्लाई बाय साइन R2 बाय साइन I, यही आया, ठीक। अब तो आपको पता ही चल गया है, ये सब कैंसिल हो रहे हैं, साइन I कैंसिल,
तो मेरे पास क्या निकल के आया, म्यू वाटर और एयर इंटू म्यू ग्लास वाटर इंटू म्यू एयर ग्लास, दीज आर इक्वल टू 1। जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी निकाला था 2 मीडियम में, तो 3 मीडियम में भी मेरे पास क्या आ जाता है, जब मेरे पास 3 मीडियम हो तो वैसे ही तीनों का प्रोडक्ट 1 होगा। इसमें और मैं क्या लिख सकता हूं, दैट मीन्स जब मुझे वाटर का, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर ये पता है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास और ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैं ये निकाल सकता हूं, मतलब कोई भी 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो मैं तीसरा। अब ये जो है ग्लास वाटर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, म्यू ऑफ वाटर ग्लास। ऑब्वियसली म्यू ऑफ वाटर ग्लास कितना होगा, 1 अपॉन ग्लास वाटर पढ़ा हमने, डिवाइड बाय म्यू ऑफ एयर इनटू ग्लास। ये म्यू ऑफ वाटर ग्लास हो गया, ये म्यू ऑफ एयर ग्लास। तो कोई भी हमें 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े हो, पता हो अगर हमें, तो हम तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने कैसे लिखा, म्यू ग्लास वाटर, मुझे पता है क्या होता है 1 बाय म्यू वाटर ग्लास, पता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो मैंने 1 बाय म्यू ग्लास वाटर की जगह 1 बाय म्यू वाटर और इधर ग्लास लिख दिया, ठीक है, एयर ग्लास। तो मुझे कोई भी 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो मैं तीसरा फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। कंपाउंड स्लैब भी बोलते हैं इसको। कंपाउंड स्लैब मतलब सपोज मेरे पास यूं 2 ग्लास स्लैब है, ठीक है, 2 ग्लास स्लैब है, एक इस ग्लास की है, सपोज आपके पास ग्लास भी अलग अलग तरह के होते हैं, मतलब डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ग्लास बना सकते हैं। एक सपोज मेरे पास फ्लिंट ग्लास है, क्राउन ग्लास है, तो अलग अलग ग्लास का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो उसमें हम फिर बता सकते हैं कि रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कैसे आया। सो दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम, उसमें ये चीज याद रखनी है। और इस चीज पे मैक्सिमम अगर आएगा आपसे पूछेंगे तो न्यूमेरिकल के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल कोई भी 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए होंगे, थर्ड आपको फाइंड आउट करना होगा, बिल्कुल सिंपल। अब ये इसको टॉपिक को खत्म करते हुए हम हमेशा उसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं टॉपिक, वो जरूरी है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूरी है। टॉपिक पढ़ लिया, डेरिवेशन कर ली, वो बात अलग है, पर हमने क्यों पढ़ा है ये टॉपिक, डेली लाइफ में कैसे रिलेटेड है। फिजिक्स में जनरली सब डेली लाइफ से रिलेटेड है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको लास्ट वीडियो में जब चैप्टर स्टार्ट करा था कि नेचुरल फिनोमिनास के बारे में बात करेंगे। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसकी, सन appears 2 minutes before sunrise and 2 minutes after the sunset। सनराइज होने से 2 मिनट पहले दिख जाता है हमारे को सन, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखता है। 10th क्लास में करा होगा आपने, अर्थ यहाँ सन बनाया, सन से रिफ्रैक्ट लाइट रिफ्रैक्ट होके आती है, ये मेरे पास अर्थ है, ये मेरे पास सन है, यहाँ अर्थ है, यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होके आई, रिफ्रैक्ट हो गई, यहाँ से रेयरर मीडियम है, वहां डेंसर है, तो ऐसे लगेगा कि सन यहाँ पर है, बट एक्चुअली क्या होता है, सन यहाँ पर होता है। तो 2 मिनट पहले आपको सनसेट दिखने लग जाता है, हालांकि वहां सनसेट हुआ नहीं होता। ये तो आपने 10th में पढ़ा। एक और चीज बताता हूं मैं आपको, सिंपल, और आप कर भी सकते हैं इसको प्रैक्टिकल घर में। सपोज मेरे पास एक ग्लास है या बकेट है, टब है जिसमें वाटर है, ठीक है, जिसमें क्या है, वाटर है। यहाँ पर एक कॉइन पड़ा है, ये कॉइन पड़ा है यहाँ, ठीक। अगर इसमें वाटर ना हो तो मुझे कॉइन कहाँ दिखेगा, सरफेस पे दिखेगा, ठीक है, कॉइन का दिखेगा सरफेस पे, दैट मीन्स अपनी रियल डेप्थ पे दिखेगा, जहां पर उसकी यहां से यहां तक जितनी डेप्थ है। अगर ये वाटर ना हो, ठीक, या फिर अगर मैं यहां से देख रहा हूं, या फिर मैं यहां से देख रहा हूं, सपोज यहां से मैं आई से यहां से देख रहा हूं परपेंडिकुलर, तो मुझे क्या दिखेगा, अब परपेंडिकुलर देख रहा हूं तो कुछ रिफ्रैक्शन नहीं होगा, एयर से वाटर में जाएगा, वैसे तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए, पर परपेंडिकुलर देख रहा हूं, यहां से टकरा के जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है हमारी आईज में आती है, तो हमें वही चीज दिखती है, ठीक है, जो हमारी आई में आती हुई दिखती है। तो परपेंडिकुलर दिखूंगा तो पॉइंट यहीं दिखेगा। बट अगर मैं ओब्लिकली देखूंगा, बट अगर मैं यहाँ क्या देखूंगा, ओब्लिकली देखूंगा, मतलब मैं यहां से देख रहा हूं, ओब्लिकली देखूंगा तो क्या दिखेगा हमारे को, जब मैं ओब्लिकली
देखता हूँ किसी भी चीज को, कोई भी चीज दिखती क्यों है, जब मेरी लाइट वहां से क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और मेरी आंखों में आती है। सपोज यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक, ये नॉर्मल है, डेंसर, पानी डेंसर है, वाटर एयर रेयर है, डेंसर से रेयर कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी ना, डेंसर से रेयर। ये आई मैंने पहले बना दिया, डेंसर से रेयर लाइट कैसे जाएगी, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। सपोज यहाँ पर, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ठीक, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो मुझे कैसे दिखेगा, ये लाइट ऐसे आती दिखेगी, और इसको पीछे प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे कैसे लगेगा कि जैसे ये लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक। आई को कैसे लगेगा, आई के लिए तो लाइट ऐसे आ रही है ना, उसको पीछे प्रोड्यूस करूंगा तो लाइट यहाँ से आ रही है, पर एक्चुअल में लाइट आ कहाँ से रही थी, यहाँ से, तो मुझे कॉइन कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। अगर मैं ऑब्लिकली देखूंगा मुझे कॉइन ऊपर दिखेगा। एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेना आप, टब में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, पानी डाल के कॉइन जनरली यहाँ दिखेगा, पानी डालेंगे ऑब्लिकली देखेंगे, उसको टेढ़ा देखेंगे तो वो कैसे दिखेगा, मेरे को ऐसे लाइट आती दिखेगी, डेंसर से रेयर, और उसको जब मैं पीछे करूंगा तो कॉइन यहाँ नहीं, मुझे यहाँ पर दिखेगा। तो ये क्या होगी, ये रियल डेप्थ तो हो ही नहीं, ये रियल डेप्थ तो नहीं है ना, ये कैसी डेप्थ है, इसको मैं बोलता हूं एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ मतलब दैट अपीयर्स टू अस, जो हमारे को दिख रही है पर रियल नहीं है, रियल तो कॉइन नीचे ही पड़ा है, पर हमारे को दिखेगा जैसे कॉइन पानी में ऊपर पड़ा है, ठीक। तो इसके ऊपर फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ, और किससे डिवाइड करेंगे, रियल डेप्थ किस चीज से डिवाइड हो रहा है, बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड होगा। जो एपरेंट डेप्थ है दैट इज रियल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। तो कितना शिफ्ट हुआ, ये यहां से ये कितना शिफ्ट हुआ, कॉइन यहां था पर हमारे को दिखा यहां, तो एपरेंट शिफ्ट कितना है, शिफ्ट कितना हुआ, जितना रियल डेप्थ है माइनस जितना एपरेंट डेप्थ है, जितना रियल डेप्थ है माइनस जितना एपरेंट डेप्थ है, तो ये शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हुआ, रियल डेप्थ कितना है, सपोज रियल डेप्थ मेरे पास मैंने डी से डिनोट किया, यहां अगर मैं रियल डेप्थ को डी से डिनोट करूं, एपरेंट डेप्थ को ए से डिनोट करूं, ठीक है। रियल डेप्थ क्या है मेरे पास, डी है, एपरेंट डेप्थ कितना है, ए, दैट मींस डी बाय म्यू, ये है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी कॉमन लेके 1 माइनस 1 बाय म्यू, ये किसके इक्वल है, एपरेंट शिफ्ट के। कितना शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट हुआ, यहां मैं लिख देता हूं कितना शिफ्ट हुआ ये कॉइन ऊपर, दैट इज डी 1 माइनस 1 बाय म्यू। सो दिस इज द शिफ्ट इन द कॉइन। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं आपके जो आपके इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। बेसिकली जो ये कॉइन वाला एग्जांपल कि कॉइन हमारे को शिफ्टेड दिखता है, ऊपर दिखता है, तो एक्चुअल में उसकी रियल डेप्थ नहीं है, एपरेंट डेप्थ। और एपरेंट डेप्थ कितनी है, डी बाय म्यू से रिलेटेड है। एपरेंट डेप्थ कितनी है, रियल डेप्थ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही और भी फिनोमिनाज हैं कि सन हॉरिजन के पास होता है तो फ्लैट दिखता है। आप डिफरेंट फिनोमिनाज अपने 10th में भी पढ़ा होगा, डिफरेंट बुक से पढ़ सकते हो। तो यहाँ तक हमारा रिफ्रैक्शन का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको नेक्स्ट फिनोमिना बताऊंगा। सो रिफ्रैक्शन को पढ़ो, कुछ भी समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।